हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के दो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे, और ऐसा नहीं सिर्फ गद्यांश ही देखेंगे, इसमें हम गद्यांश को किस प्रकार आप लिखें या किस प्रकार आप हल करें गद्यांश को, ताकि आपको जो भी 10 नंबर का आता है वो 10 के 10 नंबर आपको मिल जाएं। तो मैं वो तरीका आपको बताऊंगा, इस तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से मैं बताता हूं। अगर आपने इस तरीके से इसको गद्यांश को हल किया तो आपको 10 में 10 नंबर मिलेंगे, और कुछ आपको हैंड राइटिंग भी संवारनी होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप लोगों का लगभग स्टूडेंट का फरवरी में लगा हुआ है, तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से करना है। आपने जो भी मस्ती कर ली है, आपको अब मस्ती नहीं करनी है। अब बस आपके पास जो भी 1 महीने का समय बचा है, बस आप उसमें अपने आप को आग में झोंक देना है और अच्छे से मेहनत करने लगना है, क्योंकि ये मेहनत आपकी पूरी साल की मेहनत डिसाइड करेगी। ये जो आप 1 महीने बचा है, इसमें आप जो मेहनत करेंगे ये आपका भविष्य भी डिसाइड कर सकती है, क्योंकि ये जो है आपके जीवन का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण दिन आने वाला है, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण महीना भी होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से अगर आपका ध्यान हल करते हैं तो आपको 100% 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में हैं तो एक गद्यांश आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गद्यांश 2023 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला गद्यांश देखिएगा। पहले आप गद्यांश देख लीजिए और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आपको पूरा डिटेल दिखाएंगे। देखिए स्टूडेंट, हमें कोई एक गद्यांश दिया गया है, पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको इसके रेखांकित अंश की व्याख्या भी बताएंगे, और यानी कि पूरा डिटेल बताएंगे ताकि आपको पूरे 10 में 10 नंबर मिल सकें। समझिए, गद्यांश कहता है मातृभूमि पर निवास करने वाला, जो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यानी कि जो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य हैं वो राष्ट्र का चौथा अंग है, दूसरा अंग है। समझिएगा, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना भी असंभव है। यानी कि लेखक कहता है कि अगर पृथ्वी है और उस पर मनुष्य नहीं है तो उसके हम राष्ट्र के रूप में कल्पना नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और हम सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो पृथिव्या, यानी कि माता भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। समझिएगा, एक गद्यांश हमें दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, इस गद्यांश के अंदर हमें 5 क्वेश्चन से पूछे गए हैं, और इन 5 क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा किस कारण प्राप्त हुई, यानी प्राप्त होती या हुई है। उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्र के किस तत्व के संबंध में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। राष्ट्र के निर्माण पर अंकुर की भावना के आधार पर उत्पन्न होते हैं। यानी कि हम आपको ये 5 क्वेश्चन हल करके अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने अगर हिंदी में जरा भी पढ़ा है तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा राष्ट्र का स्वरूप। तो हमारा ये जो पैराग्राफ लिया गया है, गद्यांश लिया गया है, ये उसी राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से ही लिया गया, क्योंकि इसमें बार बार आप देखते हैं राष्ट्र की बात हो रही है। तो राष्ट्र का एक स्वरूप हमारा चैप्टर है क्लास 12 हिंदी का, और लगभग पहला चैप्टर है। जो पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप है उसी से लिया गया है। तो आपको संदर्भ किस प्रकार लिखना है, तो आइए हम देख लेते हैं कि आपको संदर्भ किस प्रकार लिखना है। आपको देखिए, समझिएगा, आपको क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम में मिलेगा वो भी इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसमें इसी तरीके से गद्यांश दिया होगा, और उसके नीचे आपको प्रश्न दिए होंगे, जो लगभग हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। लगभग 5 प्रश्न ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये समझिएगा, हम आपको बताते हैं कि पहला प्रश्न हल करके उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप अपनी कॉपी जो होगी उस पर किस प्रकार लिखेंगे, तो समझिएगा, आप इसको समझिए। आप पहले यहाँ पर लिखेंगे आंसर,
ठीक है, आंसर लिख देंगे। और अगर ये पहला क्वेश्चन देखिए पहला है तो आप लिख देंगे पहला, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। समझिएगा, प्रस्तुत गद्यांश यानी कि जो हमारा गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश, जो प्रस्तुत गद्यांश यानी कि जो हमारा गद्यांश है, हमारे कक्षा 10 प्रस्तुत गद्यांश, कक्षा 12 हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। समझिएगा, हमने पहला क्वेश्चन हल किया है। पहला क्वेश्चन कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में हमने लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 12 हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो। और टोटल इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, उसमें बिल्कुल भी आपका नंबर मिस नहीं होगा। ये क्लियर है, आपसे 10 नंबर के दिए जाएंगे और दो हमारे पास गद्यांश होंगे, उसमें से कोई एक गद्यांश आपको लिखना होगा। यहाँ पर एक बात हम आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर अगर गद्यांश लिखते हैं तब भी लेखक लिखेंगे या पद्यांश लिखते हैं तब भी लेखक लिखेंगे। तो समझिएगा, अगर आप गद्यांश हल करते हैं तो आप वहाँ पर लिखेंगे लेखक, अगर पद्यांश हल करते हैं तो वहाँ पर लिखेंगे कवि, क्योंकि पद्यांश में हम कवि का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखना है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि समझिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जिस पर रेखा हमने बनाई है इस अंश की हमें व्याख्या करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, ज़्यादातर हमें अगर व्याख्या आती है, हमने इसमें सोचा कि अधिक से अधिक आपको व्याख्या समझाई जाए। लेकिन अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम की तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके व्याख्या पूछता है तो यहाँ से पूछता है और जन और सच्चे अर्थों में पृथ्वी और माता। लेकिन इस श्लोक की तो ज़्यादा ही व्याख्या आती है और आपसे कई बार पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन इसकी आपको मैं इन 2 लाइनें की अच्छे से समझाऊंगा और इसकी भी समझाऊंगा। आप लिखेंगे कुछ आंसर नंबर 2 और डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, हम आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिख के नहीं, हम आपको समझा देते हैं और आप लोग लिख लेंगे। समझिएगा, पृथ्वी और जन दोनों सम्मिलित यानी कि सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता। समझिएगा, लेखक जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वो हमसे कहना चाहते हैं कि पृथ्वी और जन दोनों जब मिलेंगे तभी ही राष्ट्र का निर्माण होगा। इनकी पृथ्वी और मनुष्य, जब अगर पृथ्वी है मनुष्य नहीं है तो राष्ट्र का निर्माण हम नहीं कह सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। जब हमारी पृथ्वी पर पृथ्वी और मनुष्य दोनों मिलेंगे तो पृथ्वी का राष्ट्र का निर्माण होगा। और समझिए, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा, यानी कि अगर पृथ्वी पर जन यानी कि जो मनुष्य है वो नहीं होगा तो पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा नहीं प्राप्त होगी। तो इसीलिए हमारे जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जन के कारण यानी मनुष्यों के कारण ही हमारी पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जो मनुष्य हैं वही हमको यानी कि जो पृथ्वी है उसको मातृभूमि की संज्ञा देते हैं। और समझिए, प्राप्त करती है, पृथ्वी माता है। समझिए, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र हैं। यानी कि जो मनुष्य हैं, पृथ्वी जो माता है और जो पृथ्वी पर जो निवास करते हैं मनुष्य हैं वो सब उनके क्या हैं, पुत्र हैं। आप इस श्लोक की समझ लीजिए, माता भूमि पुत्रो पृथिव्या, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। आप इसका गद्यांश का अर्थ अच्छे से समझिए। देखिए, लेखक कहता है जिस प्रकार हमें हमारी जो माता होती है, जो माता हमें हर चीज़ का यानी कि हमें जन्म देती है और हमारा क्या करती है, पालन पोषण करती है, वो हमें प्यार करती है, जो हमारी माता होती है। उसी प्रकार पृथ्वी भी हमें क्या देती है स्टूडेंट, अन्न देती है, भोजन देती है, अन्न देती है। और पृथ्वी की क्या होती है, धूल होती है, उसमें हम लोग खेल कर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। यानी कि जो पृथ्वी, जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, वो हम लोग भी जब छोटे थे
तो पृथ्वी यानी कि जो धूल थी उसमें बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे, कुछ हो सकता था तो खा भी जाते थे ना। तो उस समय की बात कर रहा है लेखक कि हम पृथ्वी की धूल में खेलकर बड़े होते हैं और इसकी जो हवा है वो उससे ही हम सांस लेते हैं और पृथ्वी माता के कहीं समान हमारा पालन पोषण करती है। अगर पृथ्वी नहीं होगी तो हमें हवा नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी तो हमें धूल मिट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि धूल मिट्टी में ही हम पढ़कर बड़े होते हैं, ठीक है। और हवा नहीं मिलेगी तो आपका जीवन ही असंभव समझिएगा। तो पृथ्वी जो है माता से भी बढ़कर अगर बात की जाए तो हम लोगों की सेवा करती है। अंततः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य जो सच्चे अर्थों में उसका पुत्र है। बस आपको समझ में, यानी कि जो हम लोग हैं पृथ्वी हमारी माता है और हम लोग उसके पुत्र हैं। तो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा किस कारण प्राप्त होती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इसको मातृभूमि की संज्ञा किस प्रकार प्राप्त होती है, किस कारण प्राप्त होती है। तो पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा सिर्फ किसके, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लिखेंगे आंसर और लिखेंगे आंसर किसका लिख रहे हैं, 3 का। किसके कारण, मनुष्य के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है। मनुष्य या इसको हम जन कहते हैं। किस कारण प्राप्त होती है, मनुष्यों के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है। चौथा क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्र के किस तत्व के संबंध में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। यानी कि समझिए उपयुक्त जो गद्यांश दिया गया है राष्ट्र के विकास, राष्ट्र के किस तत्व के संबंध में लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। यानी कि जो राष्ट्र है उस किस तत्व के सम्मिलित, यानी कि किस तत्व के रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो लेखक जो है वो इस पैराग्राफ में हमें किस तत्व के रूप में प्राप्त कर रहा है, यानी कि समझिएगा कि कहता है लेखक को किस, यानी कि राष्ट्र को किस अपने विचार में व्यक्त करता है। यानी कि समझिएगा कि राष्ट्र के किस तत्व के संबंध में, तो राष्ट्र के किस तत्व के संबंध में, मातृभूमि के संबंध में। किसके स्टूडेंट, मातृभूमि के संबंध में। मातृभूमि के संबंध में हमें क्या करता है, इसकी संज्ञा प्राप्त करता है या इस तत्व का विचार हमें व्यक्त करता है। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आप देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राष्ट्र निर्माण के अंकुर किस भावना के आधार पर उत्पन्न होती है। यानी कि राष्ट्र निर्माण में जो अंकुर है किस भावना के आधार पर, यानी कि किस भावना के आधार पर उत्पन्न होती है। जो राष्ट्र में अंकुर होता है वो किस भावना के आधार पर उत्पन्न होता है। तो समझिए इसका आंसर क्या होगा, यानी कि जो राष्ट्र निर्माण के जो अंकुर होते हैं किस भावना के आधार पर उत्पन्न होते हैं। तो राष्ट्र के जो अंकुर होते हैं किस भावना के आधार पर उत्पन्न होते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है और मैं, यानी कि उस पर जो निवास करते हैं, जो भी मनुष्य रहते हैं वो उसके पुत्र हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। आइए हम दूसरा पैराग्राफ, दूसरा जो गद्यांश है वो भी देख लेते हैं और उसकी भी व्याख्या हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमें दूसरा गद्यांश दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि कहता है, गद्यांश हम पढ़ लेते हैं फिर आपको इसकी व्याख्या समझाएंगे, इसके जो क्वेश्चन है वो समझाएंगे और इसका संदर्भ भी बताएंगे। कहता है कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, यानी कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। यानी कि समझिए, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम ऊर्जा के ही अंश हैं, इसीलिए जब हमने जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे के पूरा तदात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा करना भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या आत्मदिक बात नहीं है। तो आप समझिएगा इसकी हमें व्याख्या लिखना है। समझिएगा इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो लगभग इसी पैराग्राफ में छिपे होते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई पैराग्राफ आता है आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जो हिंदी की बुक है उनमें जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं उन चैप्टर्स की हिंदी एक बार पूरे चैप्टर्स को कहानी के रूप में पढ़ डालिए, ताकि आपको उनकी जो कहानी है वो याद हो जाए और आपको वो पूरा चैप्टर अगर 1-2 बार अगर वो आप कहानी पढ़ लेंगे तो वो चैप्टर मैं कहता हूँ कि 100% याद हो जाएगा। तो आप अगर वो चैप्टर आप पढ़ा है तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप पैराग्राफ देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये पैराग्राफ उस चैप्टर से लिया गया है और उसके ये लेखक हैं। तो इसी प्रकार अगर आपसे संदर्भ या व्याख्या पूछता है और संदर्भ व्याख्या में अगर यह संदर्भ समझिएगा, क्वेश्चन से समझाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है संदर्भ उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर आपसे ये नहीं आता है, लेखक समझिएगा, अगर आपसे संदर्भ नहीं लिखने को आता है तो आ जाता है उपयुक्त गद्यांश के पाठक एवं लेखक का नाम लिखिए।
उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम पूछ देता है। तो आइए हम इसका सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप आंसर लिखेंगे किसका? फर्स्ट का। समझिएगा आप किस प्रकार लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले लिख के बताया है पहले वाले गद्यांश में, तो वहाँ पर आप लिख लेंगे। समझिएगा, हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। समझिए कि लिखेंगे आप प्रस्तुत गद्यांश हमारी कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक के यानी कि जो हम और हमारा आदर्श एक नामक पाठ से लिया गया है। हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं APJ अब्दुल कलाम। कौन है? APJ अब्दुल कलाम। लिखेंगे आप लोग प्रस्तुत गद्यांश हमारी कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक के हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक APJ अब्दुल कलाम जी हैं। तो इस तरीके से आपको इसका संदर्भ लिखना है और ये लगभग संदर्भ 2 नंबर का आता है। अब हमसे बात कर रहा है, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो इसमें रेखांकित अंश दिए गए हैं उनकी हमें व्याख्या करना है। तो आप इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। इसीलिए समझिएगा, इसीलिए जब हमने यह जान लिया, देखिए आप यहाँ से तो शुरू नहीं कर सकते हैं, हमसे पूछ रहा है, इसीलिए जब हमने जान लिया तो इससे पहले का हमें कुछ लेना पड़ेगा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। यानी कि लेखक कहता है कि हम जो हैं वो ऊर्जा के ही अंश हैं, लेकिन इसलिए हमने जब यह जान लिया है कि हम लोग जब ऊर्जा के अंश हैं तो आत्मा और पदार्थ दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अस्तित्व का हिस्सा हैं। तो हमने जब जान लिया कि हम एक दूसरे जो हम लोग हैं वो ऊर्जा के ही अंश हैं, इसीलिए जब हमने जान लिया तो पदार्थ और आत्मा दोनों ही क्या है? अस्तित्व का हिस्सा है। वे एक दूसरे से पूरा तदात्मय यानी कि तदात्मय रखे हुए हैं। तदात्मय मतलब संबंध रखे हुए हैं। तो हमें यह एहसास भी होगा कि और इसीलिए हमें कि जब पृथ्वी और नहीं समझिएगा, जब हमारी आत्मा और पदार्थ दोनों एक दूसरे का अस्तित्व रखे हुए हैं और एक दूसरे के संबंध पूरा करते हैं, तो हमें ये भी एहसास होना चाहिए या ये भी एहसास होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना, यानी कि जो हमारे भौतिक प्रोडक्ट हैं उनकी इच्छा रखना भी दृष्टिकोण से शर्मनाक। जो भौतिक पदार्थ है उनकी इच्छा रखना, लेखक कहता है जो भौतिक पदार्थ हैं उनकी इच्छा रखना शर्मनाक या अत्याधुनिक बात नहीं है। तो हमारे जो यानी कि जो भौतिक पदार्थ हैं उनकी भी इच्छा रखना हमारा कोई ऐसा नहीं वो शर्मनाक बात है या अत्याधुनिक बात नहीं है, वो एक अच्छी बात समझिएगा है। अब हमें इस रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह किसका स्वरूप है? समझिए क्वेश्चन है कि हम सब यानी कि हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह किसका स्वरूप है। हमने अभी बात की थी, देखिए समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया गया है। हम इस संसार में जो भी देखते हैं वो किसका स्वरूप है? वो ऊर्जा का स्वरूप है। आप इतना लिख देंगे कि हम जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं वो किसका स्वरूप है? ऊर्जा का स्वरूप है। ऊर्जा का स्वरूप है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमसे चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेखक के अनुसार महर्षि अरविंद ने क्या कहा। जो लेखक था उसके अनुसार महर्षि अरविंद जो थे उन्होंने क्या कहा, आप समझिएगा यहाँ पर। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। क्या कहा महर्षि अरविंद ने? कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। क्या कहा? कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। तो आप इसमें यहाँ पर लिख देंगे कि महर्षि अरविंद ने कहा है, आप लिखेंगे लेखक के अनुसार महर्षि अरविंद ने कहा है हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लेखक के अनुसार शर्मनाक या गैर अत्याधुनिक बात कौन सी नहीं? लेखक के अनुसार शर्मनाक और गैर अत्याधुनिक बात कौन सी नहीं है? तो जो बात है वो भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।